आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड जो है 346 JU पेपर को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा और इसे अपने चाहे कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन से हल करके पूरी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र फ्लक्स है। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन क्या है? सही है। तो कैसे हल किया जाएगा, एक एक लाइन को जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर पहला जो हम लोग समझेंगे कि जो बर्तन है यह बेलन के आकार का है और उसके केंद्र पर जो आवेश है वह Q है। तो इसके सिरे पर बताना है, बर्तन के पृष्ठ पर बताना है। तो यहाँ पर आवेश क्या होगा? तो यहाँ पर आवेश Q/2, यहाँ पर Q/2 हो जाएगा और यहाँ पर आवेश भी Q/2 हो जाएगा। मतलब सिरे पे अगर निकालते हैं, बर्तन के पृष्ठ पर निकालते हैं तो यह आवेश का आधा इधर हो जाएगा, आवेश का आधा इधर हो जाएगा। दोनों को आवेश जोड़ेंगे तो Q के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के पृष्ठ पर आवेश क्या होगा? आवेश का आधा होगा। मतलब जो केंद्र पर आवेश था उसका आधा हो जाएगा, मतलब Q/2 हो जाएगा। और गाउस का नियम पढ़े हैं, गाउस का नियम का सूत्र होता है फाई E बराबर होता है Q/ε0 होता है। अब यहाँ पर Q मतलब कौन सा आवेश रखना है? तो बर्तन के पृष्ठ वाला आवेश रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र फ्लक्स फाई E बराबर। अब यहाँ फाई E बराबर जो बनेगा तो यहाँ जो आवेश है, अब ये आवेश नहीं रखना है क्योंकि ये बर्तन के पृष्ठ पर आवेश जो निकाले हैं ये Q/2। तो यहाँ आवेश की जगह पे क्या बनेगा? Q/2 ε0 2 के पास चला जाएगा। तो फाई E बराबर क्या बनेगा? Q/2 ε0। यहाँ पर फाई E बराबर Q/2 ε0, यह विकल्प इसमें सही होगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि फाई E बराबर Q/2 ε0 हो जाएगा। क्यों यहाँ पर सही होगा? क्योंकि बर्तन के पृष्ठ पर जो है आपको पृष्ठ पर निकालना है तो यहाँ आवेश जो है Q/2 है और यहाँ ε0 जो है 2 के पास चला जाएगा तो Q/2 ε0 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 इसमें क्या हो गया? सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। यहाँ पहला दिया है पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर। तो यहाँ पर बताना है कि अगर पूर्व दिशा में प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन उत्तर दिशा की ओर जब विक्षेपित होता है तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है। तल के क्या हो जाएगा? लंबवत ऊपर की ओर होगा। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया समतल जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, तरंग संचरण के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के तल में तथा तरंग संचरण के दिशा में। तो यहाँ पर अगर बल की गणना किया जाए तो बल इसमें 2 बल होता है, एक वैद्युत बल होता है, एक चुंबकीय बल होता है। तो F बराबर QE ये सूत्र होता है, वैद्युत बल होता है। और यह जो होता है जो है चुंबकीय बल होता है, QVB होता है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब मुक्त मतलब जो है विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। तो लिखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। अब यहाँ V बराबर जब 0 रखेंगे तो F बराबर क्या बना है? QE प्लस QVB सूत्र होता है। यहाँ पर V का मान जो है 0 रखेंगे तो जब 0 का गुणा करेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? QE ही बचेगा। जब यहाँ पर QE बचेगा
पूछेगा तो ये क्यू ई कौन सा बल है, तो क्यू ई जो है वैद्युत क्षेत्र है कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ई का नाम क्या है, वैद्युत है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। कौन होगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। क्यों होगा वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, क्योंकि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका वेग जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्यू गुणे भी का मान जीरो गुणे बी हो गया, अगर इसमें गुणा कर लेंगे तो यह पूरा मान शून्य हो जाएगा, छोड़ देंगे और बचेगा क्यू ई, और ई में जो है वैद्युत क्षेत्र दिया है, इसलिए इसमें ऑप्शन पहला क्या सही होगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है, इसके लिए अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जब द्विउत्तल लेंस की बात कहा गया है, तो द्विउत्तल लेंस में आपको याद रखिएगा, पहला जो वक्रता त्रिज्या होता है वह धनात्मक होता है, और दूसरा जो वक्रता त्रिज्या होता है वह सदैव ऋणात्मक होता है। तो r1 बराबर r हो जाएगा और r2 बराबर -r हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर, यहाँ पर n भी लिख सकते हैं क्योंकि अपवर्तनांक इसमें n नहीं माना गया, म्यू माना गया है, तो म्यू -1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2, यह सूत्र हो गया, फोकस दूरी का सूत्र है। अब मान भरेंगे इसमें 1/f बराबर म्यू का मान क्या है 1.5 -1 हो जाएगा, यहाँ पर म्यू का मान भर दिए, -1 हो गया, 1/r1 r हो गया, -1/r2 -r है, और यह माइनस और यह माइनस मिल करके क्या बनेगा, प्लस आर। प्लस आर कैसे हुआ, क्योंकि माइनस माइनस मिलता है तो क्या बनता है, प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से घटा देंगे, 1.5 में से 1 घट जाएगा तो 0.5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस जब प्लस हो गया था तब इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़िए क्या बनेगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हर बराबर है, आर आर नीचे आर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या बनेगा, तो 1/f बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक स्थान दशमलव लग जाएगा, यहाँ बचेगा 1, माने 0.5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1.0 मतलब 1 ही पढ़ा जाता है, तो 1/r हो जाएगा। इसमें r का गुणा 1 में करिए और f का गुणा 1 में करेंगे तो f एकन्नम f, r एकन्नम r, तो f बराबर क्या बन जाएगा, r हो जाएगा, और f बराबर r जो इसमें विकल्प नंबर 2 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, f बराबर r हो गया। इसमें विकल्प कौन सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विउत्तल लेंस में r1 का मान धनात्मक होता है और r2 का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और इस सूत्र में मान को भर करके फोकस जो है दूरी का मान निकालना था, f बराबर जो है r आया हुआ है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सही जो है 2 हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न, और अगला जो प्रश्न दिया है, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो है वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट है, इसको VRMS कहा जाता है। क्या कहा जाता है, VRMS का मान क्या है, 220 वोल्ट दिया गया है। V0 का मान पूछा जा रहा है क्योंकि शिखर विभव को V0 से प्रदर्शित करते हैं। अब सूत्र क्या होता है, तो VRMS बराबर सूत्र होता है V0 बटा करनी में 2 होता है। यह फार्मूला होता है VRMS बराबर V0 बटा करनी में 2। VRMS का मान 220 दिया गया है, V0 का मान पूछा जा रहा है, बटा में करनी 2 हो गया। अब करनी 2 का गुणा 220 में करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 220 करनी में 2 हो जाएगा, और करनी 2 का मान 1.414 होता है। अब 1.414 का गुणा 220 में किया जाएगा तो V0 का मान आ जाएगा 311.08 हो जाएगा, और 311.08 लगभग जो है इसमें देखा जाए ऑप्शन में तो 311 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब लगभग 310 वोल्ट होगा, क्योंकि ये 160 है, 440 है, ये 310 है, इसमें ऑप्शन 310 लगभग जो है 310 वोल्ट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। करनी 2 को गुणा जब 220 में करेंगे तो 220 करनी 2 और करनी 2 का मान भर करके गुणा करेंगे तो लगभग 311 आया, लेकिन ऑप्शन में 311 नहीं दिया है तो लगभग 310 वोल्ट माना जाएगा। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है,
शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता। अब देखिए शुद्ध अर्धचालक है, अगर उसको अपमिश्रित कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहेगी, शून्य हो जाती है। तो याद रखिए जब शुद्ध अर्धचालक रहेगा अगर उसमें अपमिश्रित कर दिया जाता है तो उसकी चालकता जो है सदैव बढ़ जाती है। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बढ़ जाती है। ये वाला जो है इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। अब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को जो है मात्रक आपको लिखना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का आप सबसे पहला काम करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है रो बराबर होता है RA/L होता है। ये किसका सूत्र है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर RA/L हो जाएगा। अब दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे, रो का मात्रक, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, यह मात्रक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे यहाँ पर RA/L कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर R का नाम क्या है, तो R का नाम प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक याद रखिएगा ओम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ मीटर का स्क्वायर लिख देंगे। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब यहाँ से एगो मीटर से एगो मीटर काट दीजिए तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, ओम मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या है, ओम मीटर हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये मात्रक कैसे हल किया गया है, क्योंकि पहले रो का सूत्र लिखा जाएगा, RA/L हो गया, रो का मात्रक RA/L का मात्रक, R का मात्रक ओम होता है, और यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, बचेगा ओम मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह मात्रक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला जो प्रश्न है, धनात्मक जेड अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मान जो है बिंदु किस पर निकालना है, 10,0,0 पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है। तो 10 एम्पीयर दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे यहाँ पर I बराबर दिया गया प्रश्न में, I बराबर जो दिया गया प्रश्न में 10 एम्पीयर है। कितने एम्पीयर की धारा है, 10 एम्पीयर की धारा इसमें दिया गया है। और यहाँ पर जो है दूरी अगर देखा जाए तो ये 10,0,0 दिया गया, इसका मतलब R बराबर जो है 10 सेमी दूरी दिया गया है। अब ये 10 सेमी दूरी जो दिया गया है, अब इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, R बराबर हो जाएगा, और इसमें जो है अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो किस में भाग करेंगे, यहाँ से 10/100 से भाग कर दिया जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, तो सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो R का मान जो है 10/100 हो गया, इसको काट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा ये 10 सेमी दिया है कि मीटर है, क्योंकि सवाल में बोला गया यहाँ पर 10 सेमी है। क्वेश्चन में 10 सेमी दिया होगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में 10 सेमी है, इसने R बराबर 10 सेमी था, सेमी को यहाँ 100 से भाग करेंगे, मीटर में आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब B बराबर सूत्र क्या होता है, तो B का सूत्र आपको याद रखिएगा, B बराबर होता है, B बराबर 2 × 10⁻⁻7 I/R होता है। किसका सूत्र है यह, B का सूत्र होता है 2 × 10⁻⁻7 I/R होता है। इसी में मान को भर दीजिए तो B बराबर क्या बनेगा, 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। I का मान 10 एम्पियर है, 10 बटा हो जाएगा, और R का मान 1/10 है। तो R का मान 1/10 है, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10⁻100 हो जाएगा। तो B बराबर क्या बनेगा, 2 × 10⁻⁻7 गुणे हो जाएगा, और 10⁻100 हो जाएगा। 100 में कितना घात होता है, तो 100 में 2 घात, 10⁻2 घात बन जाएगा। तो B बराबर क्या बनेगा, 2 × 10⁻, या इसमें से 2 घात कम कर लीजिए, -7 है, 2 घात ये इसमें से कम होगा, 2 में से 7 घटेगा तो -5 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻5 हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है क्या होता है, टेस्ला लिख सकते हैं, टेस्ला हो जाएगा
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। यहाँ जो मात्रक लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो बी का मान क्या आ गया, 2 गुणे 10 के पावर -5 टेस्ला हो गया। किसका मान निकल गया, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया। तो इस प्रश्न में किसका किसका मान दिया गया था, आई का मान प्रश्न में दिया गया था और आर का मान जो है 10 सेमी दिया गया था। तो वह सेमी को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ आर का मान आ गया, बी बराबर पूछा जा रहा है और बी का जो है सूत्र होता है 2 गुणे 10 के पावर -7 आई बटा आर हो गया। इसमें आई का मान और आर का मान भर दीजिए और ये 10 ऊपर जाएगा 100 बनेगा। 100 को मतलब 10 के पावर 2 घात, 2 घात में से 7 घात घट जाएगा, -5 घात। 2 गुणे 10 के पावर -5 टेस्ला हो गया। या टेस्ला नहीं लिखना चाहें तो मात्रक अगला क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। ये भी मात्रक लिखा जा सकता है। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है, लेंज का नियम लिखिए। अब लेंज का नियम क्या है, बहुत ही आसान है लेंज का नियम। कैसे लेंज का नियम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत प्रेरण जो है, आप लोग पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहें आपका लेंज का नियम क्या है, लिखेंगे यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसकी लेंज का नियम जो है लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा, में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होनी चाहिए, हमेशा, हमेशा ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का, उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है, विरोध करती है। क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं। क्या लिखेंगे, जिससे, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं, स्वयं जो है उत्पन्न होती हैं, स्वयं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं। कितना आसान नियम है, बस इसको 2 बार पढ़िए, लेंज का नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जो वह स्वयं उत्पन्न होती हैं, लेंज का नियम कहलाती हैं। क्या जाएगा, लेंज का नियम कहलाती हैं, लेंज का नियम कहलाती हैं, नियम कहलाती हैं। तो लेंज का नियम कितना आसान है, बस 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, लेंज का नियम का परिभाषा याद हो जाएगा। तो लेंज का नियम जो है आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में लिख करके इसको 2 बार पढ़िए, आपका लेंज का नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इसमें जो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अब इसका उत्तर आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर को समझेंगे। अब लेंज का नियम समाप्त हो गया, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अब इसका उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा बहुत ही आसान है। जब सघन माध्यम में, जब सघन माध्यम में, सघन माध्यम में स्थित, सघन माध्यम में स्थित, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, सघन माध्यम स्थित वह आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जो क्रांतिक कोण से
अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसका क्रांतिक कोण से कहा जाए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परिभाषा को 2 बार पढ़िए, परिभाषा याद हो जाएगा, बहुत आसान परिभाषा है। कैसे परिभाषा लिखना है, जब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यह आपका जो है सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण है जो यहाँ क्रांतिक कोण से जब अधिक होगा, तो यह प्रकाश किरण जब आएगा तो यह प्रकाश किरण जो है क्या जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जिधर से किरण आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो परिभाषा को 2 बार पढ़िए, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन की परिभाषा आपको बताना है, कार्यफलन किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है, फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को, फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को, अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, अंतर को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन किसे कहते हैं, बहुत आसान है। कार्यफलन की परिभाषा क्या कहेंगे, फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को, फोटान, अब यहाँ देखिए फोटान की ऊर्जा का प्रतीक क्या होता है, तो फोटान की ऊर्जा का प्रतीक H गामा होगा और अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्रतीक क्या होगा, EK होगा, और उसी का अंतर करेंगे तो कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या लिखेंगे, W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा जो है सूत्र से बताया गया है, बहुत आसान परिभाषा है। फोटान की ऊर्जा में से किसको घटाना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर अगर इसका सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कार्यफलन का सूत्र होगा, कार्यफलन बराबर हो जाएगा जो है फोटान की ऊर्जा में से किसको घटा देंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा को अंतर कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा, यह अंतर कर दिया जाएगा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे, कार्यफलन का सूत्र क्या होगा, फोटान की ऊर्जा माइनस अधिकतम गतिज ऊर्जा। प्रतीक में क्या लिखेंगे, तो कार्यफलन को W और फोटान की ऊर्जा को H गामा माइनस और अधिकतम गतिज ऊर्जा को EK। इसी सूत्र से जो है परिभाषा बताया गया कार्यफलन का कि फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होगा, क्योंकि कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रक भी अगर मैंने पूछा जाए कार्यफलन का मात्रक क्या है, तो कहेंगे कार्यफलन का मात्रक जूल होता है। तो कार्यफलन की परिभाषा इसी सूत्र से परिभाषा बनाया गया। अब अगला जो प्रश्न है, फोटान की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियतांक H
तरंग दैर्ध्य लैम्डा के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर फोटान की ऊर्जा का व्यंजक आपको बताना है, उसमें प्लांक नियतांक भी होना चाहिए और तरंग दैर्ध्य भी होना चाहिए। तो फोटान की ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? तो फोटान की ऊर्जा यहाँ लिखेंगे, फोटान की ऊर्जा यहाँ पर लिख लेंगे, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, और फोटान की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर, सूत्र होता है एच गामा होता है। ये फोटान का जो है ऊर्जा का सूत्र है, फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है एच गामा। अब एच का क्या नाम है? तो एच का नाम है प्लांक नियतांक और गामा का नाम जो है आवृत्ति है। अब यहाँ पर लेम्डा के पदों में व्यक्त करना है कि लेम्डा का मान यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो है अगर ये गामा की बात किया जाए तो ये गामा बोला जाता है, कई लोग म्यू भी बोलते हैं लेकिन इसको गामा भी कहा जाता है। तो यह जो है गामा बराबर है, एच नहीं होता है सी बटा लेम्डा होता है। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है सी बटा लेम्डा। यह हो गया प्रकाश का चाल और यह हो गया तरंग दैर्ध्य। तो गामा बराबर सूत्र का जगह पे रख देंगे तो नया एक सूत्र बन जाएगा। और क्या सूत्र बनेगा? ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे यह क्या बनेगा? लेम्डा हो जाएगा। यह बन गया किसका सूत्र? फोटान की ऊर्जा का सूत्र बन गया ई बराबर एच सी बटा लेम्डा। यह फार्मूला बन गया और इसी का फार्मूला में इसमें पूछा गया है कि फोटान का जो है ऊर्जा का व्यंजक बताइए जिसमें जो है प्लांक नियतांक भी हो और तरंग दैर्ध्य भी हो। तो E बराबर एच सी बटा लेम्डा हो गया। पूछेंगे इसमें C का नाम क्या है? तो प्रकाश का चाल है और लेम्डा का नाम क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर जो इसको सूत्र को याद रखिएगा कि आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का चाल, लिख देंगे C बटा लेम्डा, इसके स्थान पर रख देंगे तो C बटा लेम्डा रखेंगे तो क्या बनेगा? एच सी। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से एक के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल करके बताया गया है। अगले भाग के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले भाग का यदि वीडियो आपको देखना है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस भाग